हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ईरा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने पढ़ाया था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट और आज से हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नया टॉपिक है लाइट। ऑप्टिक्स में लाइट हमें पढ़ना है और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट है क्या, लाइट का कहाँ कहाँ क्या यूज है। इसके बारे में कई एक सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने थीसिस के अपने अपने पॉइंट को दिया था, जिसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइट क्या है, प्रकाश कहते किसको है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या फिर प्रकाश एक साधन है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। और वो अनुभूति कैसे प्रदान करता है? यदि हमें किसी भी वस्तु को देखना हो तो वो वस्तु को हम देखते हैं और वो वस्तु को देखने के लिए जब प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ता है और वो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारी आंखों के पास आता है और उसके बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इस विषय पर और इस बिंदु पे यानी लाइट के बारे में हर वैज्ञानिक ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताया कि लाइट है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जिसमें हमारे महान वैज्ञानिक में न्यूटन साहब थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, हाइजेन थे, यंग थे और भी वैज्ञानिक ने इस पे काम किया और इसके बारे में हर एक बिंदु पे अपना विचार दिया, जिसके बारे में हम बारी बारी से आज पढ़ेंगे। और पार्ट 1 है लाइट का और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो और जितना भी बस बताया जाता है उसको आप फॉलो करते जाइएगा। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रकाश के बारे में हर वैज्ञानिक ने क्या क्या दिया। पहले हम आपको एक बिंदु बता दिए जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश है क्या, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि प्रकाश एक साधन है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है और जिसके सहारे हम उसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले न्यूटन साहब ने कहा न्यूटन के अनुसार प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने कर्णिका या करपल्सेल्स कहा और इस सिद्धांत को न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत कहते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अंडरलाइन करेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में सहूलियत नहीं होगी, इसलिए अभी ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जैसे हम किसी भी बिंदु को अंडरलाइन अगर करेंगे तो उसे आप भी अपने कॉपी में जहाँ भी आप लिखते हो अपने नोट्स में उसको अंडरलाइन आप कर लीजिएगा। और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हर वीडियो के स्टार्टिंग में और हर वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इस सिद्धांत को ही न्यूटन के कर्णिका का सिद्धांत। देखो, न्यूटन साहब जो थे उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने कर्णिका बताया और इस सिद्धांत को ही न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आए हाइजेन, ये न्यूटन साहब। उसके बाद आए हाइजेन। हाइजेन ने क्या कहा? कहता हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग था। हाइजेन साहब ने बताया कि प्रकाश एक तरंग था। हाइजेन एक वैज्ञानिक का नाम है। हाइजेन ने बताया कि प्रकाश एक तरंग था और वहीं पे फिर यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना से प्रकाश के तरंग के गुणों को सिद्ध किया। अब जो यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश के व्यतिकरण, उस व्यतिकरण के बारे में यंग ने बताया था। अब उसके बाद आए आइंस्टीन साहब ने। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण गुण से किया था। अब ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण गुण से किया था। प्रकाश के कण गुण से किया था। अब कह रहा है अगला बिंदु कि आधुनिक विचार के अनुसार प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करती है, डबल हेलिक्स प्रदर्शित करती है। प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या हम उसके कण गुण से, देखिए कण गुण से, और कुछ घटनाओं की व्याख्या उसके तरंग में करते हैं, यानी कि उसके कण पार्टिकल्स के तौर पे भी उसका व्याख्या किया गया है। और उसके बाद कुछ घटनाओं की व्याख्या जो है वेव के सहारे यानी तरंग में हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस और वीवीआई पॉइंट है।
जो पॉइंट आपके लिए यह VVI है, यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ और अयांत्रिक तरंग है। इस प्रकार का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो आपका जवाब होगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है। इस प्रकार से आपका आंसर हो सकता है। आप और ऑप्शन में ये तीनों एक साथ ही मिला कर दे तो अगर ये तीनों एक साथ मिलाओ, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ अयांत्रिक तरंग अगर दिया हुआ है ऑप्शन में, ये तीनों एक ही लाइन में अगर हो तो वही आंसर ज़्यादा पोलाइटली होगा, ज़्यादा बेस्ट वही आंसर होगा। और हमेशा ये ख्याल रखना है कि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछता ही है। अभी से लेके आप कंपटीशन की भी तैयारी करोगे, वहाँ भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश कैसा जो है सो तरंग है, तो वहाँ पे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग और अयांत्रिक तरंग। अनुप्रस्थ को हम लोग कैसे याद करेंगे, अनुप्रस्थ जो है इसमें देखिए प्र है और यहाँ भी प्रकाश में भी प्र है, इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और जैसे ही ध्वनि में जब हम ध्वनि के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो अभी हमें याद रखना है कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ एवं अयांतरिक तरंग है, और ये काफी इंपॉर्टेंस बिंदु है, इसे आप अंडरलाइन कर लोगे और उसके बाद VVI भी यहाँ लिख लेना है। उसके बाद बता रहा है निर्वात में प्रकाश की वेग का निर्धारण सर्वप्रथम रोमर ने किया था। अब देखिए वैक्यूम में जो है, निर्वात में जो है वो प्रकाश की वेग का निर्धारण कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इस बात को सर्वप्रथम रोमर ने बताया था कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो सर्वप्रथम रोमर ने ही इसको मापा था और उन्होंने इसका निर्धारण किया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और वो वैज्ञानिक का नाम क्या था, रोमर। यहाँ तक हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े। अब हमको प्रकाश के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रकाश के बारे में फिर आगे भी कुछ पढ़ना है। अब यहाँ जो है अब वैज्ञानिक अपने अपने मत के अनुसार जो पॉइंट दिए थे और जो बात को बताए थे उन्हें हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, या फिर उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग 9 में 10 में भी पढ़े होंगे और अब भी पढ़ना है, और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। एक इसका इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, इसका इंग्लिश होता है परावर्तन का रिफ्लेक्शन, और जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसका होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमें हमेशा याद रखना है, इसका होता है रिफ्लेक्शन और उसका होता है रिफ्रैक्शन, याद रखना है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन का कहना है, यानी रिफ्लेक्शन के नियम के अनुसार ये बताया गया था कि किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन कहता है कि किसी सतह से, अगर कोई सतह है वहां से टकराकर वापस लौटने की घटना, यानी प्रकाश के वापस लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश का वेग, आवृत्ति एवं तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है, जबकि उसकी तीव्रता या आयाम में कमी आती है। यह भी VVI पॉइंट है, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि यदि प्रकाश का परावर्तन हो तो वहां पे तरंगदैर्ध्य बदलता है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रकाश के परावर्तन के बाद उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता या फिर मॉड्यूलेशन यानी आयाम में क्या परिवर्तन होता है, तो आपका जवाब होगा कमी आती है। अगर पूछ दे इसी क्वेश्चन को घुमा करके कि परावर्तन के बाद प्रकाश का वेग में कमी आती है, बढ़ती है, या फिर बराबर रहती है, या फिर मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपका जवाब आएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी नहीं बदलता है, वो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है, जो है वही है। अब आगे कह रहा है कि दर्पण बनाने के लिए
कांच के एक सतह को चांदी से कलई किया जाता है, क्योंकि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, जो अपने टकराने वाली लगभग 95% किरणों को परावर्तित कर देती है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास कांच होता है, दर्पण, मिरर जो होता है, वो मिरर को बनाने में हम लोग चांदी से उसके पीछे कलई करते हैं, और इसलिए चांदी का कलई किया जाता है क्योंकि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, जो अपने पर टकराने वाली लगभग 95% किरणों को परावर्तित कर देती है। अब यहाँ पे बताया गया कि चांदी का, तो चांदी के नहीं बल्कि उसके अयस्कों का वहाँ पे यूज होता है, उसके पार्टिकल्स रहते हैं, चांदी के ही पार्टिकल्स रहते हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हम लोग समझते हैं, उसके बाद ये फिगर को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि आपतित किरणें, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। और फिर दूसरा बताया गया कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब गौर कीजिएगा कि आप जब पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो वहाँ पे बताया गया होगा इस प्रकार का एक फिगर, जिसमें आई जो है वो आपतित किरण है, आर जो है वो परावर्तित किरण है, और बीच में जो एन डाला गया है वो अभिलंब है, और यहाँ जो आई है वो आपतन कोण है, स्मॉल आर है वो परावर्तन कोण है। अब हम सबसे पहले समझते हैं इन सभी के परिभाषा अगर देने की बात आए तो हम कैसे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें को आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद अगर पूछे कि परावर्तित किरण क्या है, तो किसी बिंदु पे या किसी सतह से टकराकर वापस लौटती हुई किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद बताया गया अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण पर डाला गया लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं। उसके बाद फिर आ गया ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण, गौर कीजिएगा, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, और अभिलंब, ये आने वाली किरण और अभिलंब यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अगर परावर्तन कोण पूछ दे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण या अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये एक मिरर लिया गया है, जिसमें प्रकाश स्रोत से प्रकाश यानी लाइट आ रहा है, आई, और आई जो है इस मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जो कि आर है। आर जो है वो परावर्तित किरण है, और इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, इनके बीच में एक लंब डाला गया है, और जिसे हम कहते हैं अभिलंब। और ये दोनों के बीच में जो है वो दो कोण बना है। वो दो कोण बनने का कारण है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना है, जिसको हम आपतन कोण या उसे हम आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना है, जिसे हम परावर्तन कोण या फिर उसे हम स्मॉल आर से सूचित करते हैं। यही बिंदु आप पहले भी पढ़े होंगे और आपके ध्यान में भी ये बात होगा। अब यहीं तक आज जो है यहाँ तक समझना है, यहाँ तक देखना है। उसके बाद ऑप्टिक्स के अगले पॉइंट जो है या अगले पार्ट जो है वो हम अगले दिन फिर देंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ तक आप अपने ध्यान में रखिए, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। और आशा करते हैं कि जब मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो मैग्नेटिज्म के चैप्टर में किसी को भी किसी प्रकार का अगर इशू हुआ होगा तो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को समझने में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में आप ज़रूर लिखा कीजिए कि सर यहाँ पे ये बात हमें समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अगर मेरे पास लाइट या फिर किसी प्रकार का वीडियो बनाने में अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है
दिन प्रतिदिन हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। और दूसरी बात ये कि वीडियो जो अपलोड किया गया है मैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट चैप्टर जो हम सबसे लास्ट पार्ट जो बताए थे, पार्ट 7 है, उसके डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, साथ ही साथ उसका आंसर भी दिया गया है। उसके लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसके लिंक पे आप टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो डाउनलोड करके आप ईमानदारी पूर्वक अपने से उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करें, और जिस क्वेश्चन में आपको परेशानी हो वो क्वेश्चन हमें उधर से रिपीट करके भेजें, जो कि कमेंट में आप भेज सकते हैं। दूसरी बात, आपका आंसर शीट भी उसके साथ अवेलेबल है। आंसर शीट में कहीं मिसप्रिंट भी हुआ होगा, इसके लिए आपको अगर कहीं किसी क्वेश्चन पे डाउट लगे तो वो क्वेश्चन जो है आप हमें भेज सकते हैं और उसका आंसर आप कंफर्म हमसे ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि हर वीडियो यानी कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको PDF मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, और उसे आप ईमानदारी पूर्वक सोल्व कीजिए। दूसरी बात ये कि मैं जितना बस लिखा रहा हूँ आप अपने कॉपी में, आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करते जाएं, और उस नोट किए हुए कॉपी को आप डेली पढ़ें। ये नहीं कि आज अगर लाइट स्टार्ट हो गया है या फिर ऑप्टिक्स अगर स्टार्ट हो गया है तो हम मैग्नेटिज्म को छोड़ दें और सिर्फ जो है वो हम ऑप्टिक्स पे ही लगे रहें। नहीं, ऑप्टिक्स भी पढ़ना है और उसके साथ हर 1-2 दिन पे मैग्नेटिज्म को भी रिवाइज करते जाना है, जिससे आप उसको भूलेंगे नहीं। और आशा करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा कि आपको किसी प्रकार का समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो भी आपको पहले से कुछ बेहतर दिख रहा होगा, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, अंत में भी लें और स्टार्टिंग में भी लें। किसी भी वीडियो का अंत और स्टार्टिंग ये दोनों में ज़रूर आप लें स्क्रीनशॉट। और आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। उसके बाद आपको अगर किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बाय।